हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं सैलरी का ग्रेच्युटी पर। सैलरी के अंदर जो ग्रेच्युटी है किस तरह से दी जाती है, मींस रिटायरमेंट के समय आपको 4 पार्ट्स आपके लिए बन रहे हैं, ग्रेच्युटी, पेंशन, लिव सैलरी और कंपनसेशन। ये 4 टॉपिक आपके बनते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं लीव ऑफ सैलरी। तो देखिए यहां पर हमारे पास रहता है ग्रेच्युटी में सबसे पहले ग्रेच्युटी किसको दी जाती है, किसको दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी। ग्रेच्युटी के फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मूला। मैं इसे शॉर्ट में एक डायग्राम की तरह बनाकर दिखाता हूं जिससे याद रह जाए बच्चे को। ग्रेच्युटी कब दी जाती है? रिटायरमेंट के टाइम दी जाती है, जब वर्कर पेंशन लेने का टाइम होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले या रिट्रीचमेंट हो, जैसी भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में या टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उसे रिटायरमेंट होता है तो उसे ग्रेच्युटी मिलती है। कहते हैं ना कई व्यक्ति कि रिटायरमेंट के टाइम मुझे ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, पीएफ का पैसा मिलेगा, कंपनसेशन का मिलेगा, एटसेट्रा, जो भी आपको मिलते हैं वो सारे इसके पास। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड अदर एम्प्लॉय। एक दिया हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, एक दिया है हमें अदर एम्प्लॉय का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम जब पैसा मिलता है तो वो 100% एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर किसी भी तरह का कोई जब लमसम अमाउंट मिलती है रिटायरमेंट पर तो टैक्सेबल नहीं होता है। बात आती है प्राइवेट एम्प्लॉय। तो प्राइवेट एम्प्लॉय को हम 2 पार्ट्स में एलोकेट करते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय का हमने 2 पार्ट्स में एलोकेशन किया है। तो देखिए प्राइवेट एम्प्लॉय 2 पार्ट्स में किस तरह से जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर इसे हमने 2 पार्ट्स में एलोकेट किया है, विद एक्ट और विदाउट एक्ट। क्योंकि ग्रेच्युटी हमारे पास किस तरह से चलेगी, कुछ जगह एक्ट अप्लाई होता है और कुछ जगह एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन में कहेगा विद एक्ट है या विदाउट एक्ट है। अगर नहीं देगा तो उसको कैसे पहचाना जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं विद एक्ट का। तो ग्रेच्युटी विद एक्ट, (1972) यहां पर किस तरह से अप्लाई होगा देखते हैं इसका। ग्रेच्युटी विद एक्ट क्या क्या रूल रहेंगे एक्ट के अकॉर्डिंग। जब हमें पता चलता है विद एक्ट है तो निकालने का क्या तरीका है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखना है आपको। उनमें से जो भी कम होगा एग्जेम्पशन, विच एवर इज लेस। तो देखिए क्या फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। जो भी अमाउंट आपको मिली है वो। सेकंड, लैंग्वेज दी है एवरी कंप्लीटेड ईयर गिव 15 days सैलरी। हर एक लाइन के अंदर हमने मीनिंग रख रखा है जो हमारे काम आएगा, जो बच्चा भूल जाता है उसको कैसे ध्यान रखे उसके लिए। एंड थर्ड पॉइंट, ₹20 लाख। ये आपका सीलिंग अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट जो आपका रहेगा, ठीक है। इनमें देखना एग्जेम्पशन किसे कहेंगे, तो एग्जेम्पशन अमाउंट विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी, तीनों में से जो भी कम होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है एग्जेम्पशन अमाउंट क्या है, तो तीनों में से जो भी कम होगा।
एंड टैक्सेबल पार्ट क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो कैसे, एक्चुअल रिसीव्ड में से उसको लेस करने के बाद बात करते हैं। फिलहाल अब इसकी पॉइंट हमने कुछ दिए हैं, उन पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने दिया है कंप्लीटेड ईयर। पॉइंट क्या दिया हमने, कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर मींस, तो देखिए हर जगह कंप्लीटेड ईयर की डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज होती रहेगी हमारी। तो देखिए कंप्लीटेड ईयर मींस क्या है, तो देखिए कंप्लीटेड ईयर कंप्लीटेड ईयर कैसे निकालेंगे, तो यहां दे रखा है हमने कंप्लीटेड ईयर मींस सिक्स मंथ एंड अबव, 6 मंथ एंड अबव। अगर रिटायरमेंट की डेट से लेकर ज्वाइनिंग डेट के बीच का जो पीरियड है वो सपोज 12 ईयर 8 मंथ आता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, कंप्लीट ईयर 13। अगर वो आता है 12 ईयर और 5 मंथ तो वहां क्या करेंगे हम, कंप्लीट ईयर मींस 12। देखते हैं कंप्लीट ईयर, ये देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट की डेट डेट ऑफ रिटायरमेंट हो गया, जो भी हो, सपोज 1 अक्टूबर 2019 को रिटायरमेंट हुआ एंड ज्वाइनिंग डेट दे रखी है 1/11/1995। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसे बच्चा यहीं पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। लेस करते वक्त, इसे निकालते वक्त कि कितना कंप्लीट ईयर हुआ, निकालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उसको। देखिए ये दे रखा है आपको क्या, डेज, ये दे रखा है आपको मंथ, और ये दे रखा है आपको ईयर। ठीक है, डेज मंथ ईयर। अब देखिए डेज में से डेज लेस किया तो कुछ भी नहीं बचा बैलेंस में, एंड 10 में से 11 लेस नहीं हो सकता, तो यहां से 1 ईयर कैरी करेंगे हम। क्या करेंगे, पूरा 1 ईयर कैरी करेंगे। 1 ईयर मींस कंप्लीट 12 मंथ। 12 मंथ आपके पास आएंगे तो 12 और 10 मंथ पहले से हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 22 मंथ। 10 तो ये और 12 मंथ 1 ईयर कैरी किया तो उसके साथ क्या आया, 1 ईयर में 12 मंथ है तो 12 प्लस 10 22। 22 में से 11 लेस किया तो आपके पास कितना बचा, 11 मंथ। एंड यहां नंबर ऑफ ईयर 18 में से देखिए 8 में से 5 तो आपके पास 3, और यहां पर क्या है आपका 1 लेस किया 11 में से तो कितना रह जाएगा यहां पर, 23। कितना ईयर हो गया, 23 ईयर। ठीक है, तो देखिए यहां पर 23 एंड 11 मंथ। तो कंप्लीट ईयर इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 6 मंथ एंड अबव, 6 मंथ एंड अबव को क्या माना है, कंप्लीट ईयर। तो यहां देखिए कंप्लीट ईयर क्या होगा, 23 ईयर और 11 मंथ है, तो कंप्लीट ईयर यहां होगा 6 मंथ से अबव है तो 24 ईयर। क्या हो गया आपका 24 ईयर, 23 प्लस 11, 6 मंथ एंड अबव है तो 1 ईयर में कंप्लीट हो गया तो 24 ईयर। तो यहां हमारा पास लैंग्वेज आ गई 24 ईयर इनटू एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए कितना दिन दिया जाता है, 15 डेज। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 डेज से, इनटू यहां देखिए 15 डेज है और बोला डेज सैलरी, वर्ड बोला है क्या, डेज सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है 15 डेज सैलरी, तो मुझे यहां पर डेज सैलरी निकालनी है। तो डेज सैलरी का फॉर्मूला देखिए, डेज सैलरी इज इक्वल टू, तो देखिए रिटायरमेंट से जस्ट बिफोर 1 मंथ सैलरी डिवाइड बाय 26 डेज। तो देखिए
1 month सैलरी बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट डिवाइड बाय 26, जो आएगा उसको कहेंगे हम क्या, डैश सैलरी, 1 डैश सैलरी, एक दिन की सैलरी निकलेगी। एक दिन की सैलरी जो आएगी उसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज 10 आया, 20 आया, जो भी आता है, तो डैश सैलरी। डैश सैलरी कैसे, तो देखिए कौन कौन से डाटा कहां से आ रहे हैं, कंप्लीट ईयर, ये कंप्लीट ईयर की डेफिनेशन मैंने यहां दे दी है। डैश सैलरी की डेफिनेशन मैंने ये निकाल दी। अब यहां पर मीनिंग आता है सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी, तो सैलरी की डेफिनेशन सैलरी के अंदर हर जगह चेंज होती रहती है। कहां क्या है वो देखिए, इसमें सैलरी की डेफिनेशन देखिए यहां पर क्या रहेगी, तो सैलरी की डेफिनेशन देखिए, सैलरी इज इक्वल टू यहां पर होगी बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ नहीं डीए, ठीक है, बेसिक प्लस डीए, इन दो से मिलकर जो आएगी उसी को यहां पर लेना है, बेसिक प्लस डीए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो इनको यहां पर पुटअप कर सकते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और सैलरी को 12 मंथ की चाहिए, 1 मंथ की चाहिए बेसिक सैलरी, और 1 मंथ का ही मुझे क्या चाहिए, डीए। जो आएगा उसको उठाकर कहां रख देना है आपको, यहां पर 1 मंथ का, एंड डिवाइड करेंगे किससे, 26 से, जो आएगा वो क्या होगा आपका, डैश सैलरी। एंड डैश सैलरी को उठाकर कहां पुटअप कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों में से जो भी कम आएगा वो मेरी एग्जम्पशन होगी। तो एग्जम्पशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर एग्जम्पशन के लिए हमारे पास क्या है, तो देखिए एक तो एग्जम्पशन हमारे पास हो गया व्हिचएवर इज लेस, तीनों में से जो भी कम होगा, तो तीनों में से जो भी कम होगा वो यहां पर व्हिचएवर इज लेस। बात आती है अब हमारे पास टैक्सेबल पार्ट की, तो टैक्सेबल पार्ट क्या होगा, तो देखिए यहां पर टैक्सेबल पार्ट, अब टैक्सेबल पार्ट में हमारे लिए क्या हो सकता है, तो ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, ग्रेचुटी अमाउंट जो आपके कहां जाएगी, आउटर कॉलम में जाएगी। तो किस तरह से जाएगी, देखिए टैक्सेबल पार्ट को उठा के लेके जा रहे हैं हम, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड लेस करेंगे इसमें से जो यहां पर आया, इसे हम वर्ड डाल सकते हैं वर्किंग नोट 1 के अकॉर्डिंग, या एग्जम्पशन। वर्किंग नोट जो भी आपके पास रहता है मेंशन करेंगे, यहां लेने के बाद जो बचेगा इसे कहेंगे हम क्या, टैक्सेबल ग्रेचुटी अमाउंट, जो आउटर कॉलम में जाएगी एंड टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसके साथ, ग्रेचुटी विद एक्ट है, अब मैं देखता हूं विदाउट एक्ट। तो देखिए विदाउट एक्ट में देखिए सेम ही अमाउंट है, बस वहां पर चेंज हो जाएगा क्या, तो देखिए विदाउट एक्ट के अंदर, एंड लैंग्वेज भी देखिएगा विदाउट एक्ट की, एंड डेफिनेशन भी देखिएगा विदाउट एक्ट का क्या रहता है। ये विद एक्ट था, अब विदाउट एक्ट। तो देखिए ग्रेचुटी विद एक्ट के बाद विदाउट एक्ट, अगर जिस जगह पर ग्रेचुटी एक्ट नहीं है वहां पर क्वेश्चन में आपको मेंशन करता है विद एक्ट है या विदाउट एक्ट है। सपोज विदाउट एक्ट है तो क्या रहेगा, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो हम क्या मानेंगे, विदाउट एक्ट।
तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ग्रेच्युटी विदाउट एक्ट में अभी हमने देखा था विद एक्ट का, अब विदाउट एक्ट की कंडीशन देख रहे हैं। विदाउट एक्ट में क्या क्या हमारे पास आ सकता है पॉइंट। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट वही सेम अमाउंट एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जो भी अमाउंट आपको मिली है वो। सेकेंड, एवरी कंप्लीटेड ईयर गिव हाफ मंथ एवरेज सैलरी। कौन सी चीज? हाफ मंथ एवरेज सैलरी। अब देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई, कंप्लीटेड ईयर यहां पर क्या रहता है हाफ मंथ, वहां मैंने 15 डेज का था और यहां पे क्या बोला है हाफ मंथ। भाई वहां पर और यहां पर याद रखने के लिए हमने इसको इस तरह से रख रखा है कि हाफ मंथ की जो एवरेज सैलरी निकालेंगे उसका डायरेक्ट 1/2 कर लेंगे। वहां पे डेज के अकॉर्डिंग है इसलिए मैंने 15 वर्ड यूज किया ताकि हमें याद रह जाए कि डेज और मंथ कहां यूज करना है, एवरेज सैलरी कहां आनी है, ठीक है। एंड थर्ड, ₹20 लाख सीलिंग अमाउंट फिक्स रहेगी। एंड एग्जेम्पशन whichever is less, तीनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्पशन होगी। सेकंड, अब लेते हैं यहां से कंप्लीटेड ईयर, यहां क्या होगा तो कंप्लीटेड ईयर की डेफिनेशन देखिए यहां कंप्लीटेड ईयर मींस यहां पे होगा कंप्लीट 12 मंथ। पूरे 12 महीने होने पर ही आपको क्या माना जाएगा 1 ईयर में कंप्लीट किया जाएगा। सेकंड है हमारे पास यहां क्या एवरेज सैलरी। तो देखिए एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी तो ये देखिए एवरेज सैलरी के लिए हमारे पास दे रखा है 10 मंथ सैलरी बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट डिवाइड बाय 10 मंथ की सैलरी लेनी है। कब से लेनी है जिस दिन आपकी रिटायरमेंट हुई है उससे जस्ट पहले की। सपोज 1 अक्टूबर को आप रिटायरमेंट हुए 2019 को, तो जस्ट बिफोर आपका क्या जाएगा 10 मंथ। तो अगर हम काउंट करें तो 10 मंथ कहां जा रहे हैं आपके अक्टूबर से लेकर, यानी जनवरी से लें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2019 तक हमारे पास आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, दिसंबर आएगा 1 दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक लें तो हमारे पास जस्ट बिफोर 10 मंथ। इस तरह से आपको जस्ट ऑपोजिट जाना है। और 10 मंथ की सैलरी आप कहेंगे कि बेसिक सैलरी तो 12,000 पर मंथ ही है और हमेशा यही रहेगी, नहीं, चेंज होती रहती है।
हो सकता है जिस क्वेश्चन के अंदर पे स्केल दिया है, मैंने सेकंड वीडियो में दिखा रखा है इसको, सैलरी के में पे स्केल, वहां पर सैलरी चेंज होती रहती है। किसी मंथ में आपके 10,000 है, इंक्रीमेंट लगा 500 का तो 10,500 और इंक्रीमेंट लगा तो आपका इस तरह से चेंज होगा। तो हो सकता है कुछ मंथ आपके 10,000 में आ रहे हैं और कुछ मंथ आपके किस में आ रहे हैं, 10,500 में आ रहे हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज निकलेगा तो चेंज होगा, 10,000 नहीं होगा, 10,500 नहीं होगा, हो सकता है 10,300 हो, एटसेट्रा जो भी होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एवरेज लेना है। चलिए सैलरी की डेफिनेशन देखिए, क्योंकि हर जगह सैलरी की डेफिनेशन चेंज है। तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ। अब बात आती है सैलरी कहां जाएगी, यहां पर, ये सैलरी की डेफिनेशन। तो यहां पर जो सैलरी लेनी है 10 मंथ का है, मुझे क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है, 10 मंथ का डीए लेना है और कमीशन लेना है। बट डीए और कमीशन के लिए उसने बोला है इफ होना चाहिए। इफ मींस, तो देखिए, तो डीए इफ के लिए तो दिया है अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर आपका रिटायरमेंट का पार्ट है तो आपको इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेवा शर्तों के अनुरूप, ये वर्ड भी दे सकता है, अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सेवा शर्तों के अनुरूप। और सेकंड दिया है कमीशन इफ के लिए। तो देखिए कमीशन इफ कब होगा, तो हमारे पास अगर 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंट भी बने तो वहां पर कमीशन को इफ एज्यूम करेंगे। सपोज हमें फर्स्ट पॉइंट सेल्स दे रखी है, उस वर्कर ने जिसको ये कमीशन मिलता है उसने पूरे ईयर में कितनी सेल की, या फिर जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है उस डेट तक उसने उस प्रीवियस ईयर में कितनी सेल की। सेकेंड रेट ऑफ कमीशन, कमीशन रेट दे रखी हो, थर्ड पॉइंट कमीशन दे रखा हो, कमीशन अमाउंट। ये 3 पॉइंटों में से एनी 2 पॉइंट्स आपको अगर क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, एनी 2 पॉइंट्स तो कंडीशन फुलफिल करती है कहीं की, इफ की। एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स अगर आप कवर करते हैं, इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट आप कवर करते हैं तो आपकी इफ कंडीशन, सपोज क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, कमीशन दे रखा है तो भी इफ है। अगर कमीशन और कमीशन रेट दे रखी है क्वेश्चन में लाइन के अंदर या कहीं पे भी तो भी इफ है। अगर सेल्स दे रखी है, कमीशन रेट दे रखी है तो भी इफ है। तो तीनों कंडीशन आपके पास हैं, तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट हो तो आप इफ कंडीशन एज्यूम करेंगे। तो कमीशन इफ, डीए इफ, इनको निकालने के बाद आपको इसको पुटअप करना है यहां और डिवाइड करेंगे, रेट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। वही जो जस्ट मैंने इससे पहले वाले में बताया, नंबर ऑफ ईयर। सपोज यहां कंप्लीट ईयर अब क्या होगा, तो देखिए कंप्लीट ईयर मींस रिटायरमेंट की डेट दे रखी है आपको, फर्स्ट 8/2020 एंड ज्वाइनिंग डेट दे रखी है आपको 1/4/1995। तो ये डेज है, ये मंथ है, ये तो देखिए यहां पर क्या निकला, यहां पर क्या आया 4 मंथ और यहां पर क्या आया आपका 25 ईयर। इस कंडीशन में कंप्लीट ईयर क्या होंगे हमारे पास, तो कंप्लीट ईयर हमारे पास क्या होगा, तो देखिए 25 ईयर एंड 4 मंथ, बट यहां बोला कंप्लीट 12 मंथ ही आपका क्या होगा नंबर ऑफ ईयर, तो यहां 25 ईयर कहलाएगा।
सपोज अगर यहां पर थोड़ा सा चेंज करता, ये 9 कर देता, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता? तो देखिए उस कंडीशन में हमारे पास नंबर ऑफ ईयर, 1 ईयर इधर कैरी किया तो 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20 मंथ। 20 मंथ में से 9 मंथ लेस किया तो आपके पास कितना हुआ? 11 मंथ। और यहां आपके पास कितना रह गया? 24। 19 में से 5 तो 4 और 2, तो यहां पर कंप्लीट ईयर क्या होगा? 24 ईयर 11 मंथ, जबकि हमने बोला यहां कंप्लीट ईयर 12 मंथ होना चाहिए तो कंप्लीट, तो यहां पर सिर्फ 24 ईयर कंप्लीट ईयर कहलाएगा। तो यहां जो आएगा 24 ईयर इनटू हाफ मंथ इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इससे जो निकलेगी 1 मंथ की कंप्लीट, उसका हाफ कर देना है, ठीक है ना? तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी इज इक्वल टू आपके पास जो आएगा, एंड दोनों तीनों में से जो भी कम होगा उसे क्या कहेंगे? एग्जम्पशन अमाउंट, विच एवर इज लेस। कितने की एग्जम्पशन मिलेगी? एंड टैक्सेबल बोलेगा तो जस्ट इससे पहले मैंने जैसे बताया था वही सेम क्या करेंगे? एक्चुअल ग्रेच्युटी जो रिसीव्ड हुई है उसमें से लेस कर देंगे क्या? एग्जम्पशन अमाउंट। अब बात आती है कि क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ग्रेच्युटी एक्ट है या विदाउट एक्ट है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि विद एक्ट है या विदाउट एक्ट है। क्वेश्चन में कहेगा कि मिस्टर एक्स जो इस कंपनी में काम करते हैं या ये हैं और इनको एक्ट अप्लाई होता है, इन पे एक्ट अप्लाई नहीं होता। बट जहां कुछ नहीं दे रखा वहां क्या मानेंगे? विदाउट एक्ट, ठीक है? जहां पर कुछ नहीं दे रखा वहां क्या एज्यूम करेंगे? विदाउट एक्ट। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेस पर भी आप लगा सकते हैं। जहां पर 10 है वो वर्कर वर्क करते हैं वहां पर क्या होगा आपका? विद एक्ट, क्योंकि ज्यादा 10 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर वर्क करते हैं तो वहां पर क्या लग जाता है? आपका एक्ट अप्लाई होना जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। या फिर कंपनी नाम दे रखा है, रिट्रीचमेंट साथ में दे रखा है, तो रिट्रीचमेंट तभी होता है जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर तो हम एज्यूम कर सकते हैं, वहां नीचे डाल देंगे कि हमने इसलिए इसको एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी और कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 से अबव हैं, सो हम क्या मानेंगे यहां पर? विद एक्ट। ये भी आप उसमें नीचे नोट डालकर लिख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।